स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई है। 2. भारत में बिग कैट की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आईबीसीए की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई थी, अतः कथन एक सही है। यह संरक्षण विशेषज्ञता का साझाकरण करने, संरक्षण पहलों को वित्त पोषित करने तथा प्राविधिक ज्ञान का संग्रह बनाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिग कैट के 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। भारत में बिग कैट की 7 प्रजातियों में से 5 पाई जाती हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। हालांकि जगुआर और प्यूमा देश में नहीं पाए जाते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल आधिकारिक प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है। 2. अनुच्छेद 351 राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजभाषा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 345। संविधान के अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है, अतः कथन एक सही है। इसमें राज्य में पहले से बोली जाने वाली भाषा या भाषाएं या हिंदी शामिल हैं। अनुच्छेद 347। संविधान का अनुच्छेद 347 राज्य की आबादी के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की मान्यता से संबंधित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के अनुरोध पर या राष्ट्रपति को ऐसी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है? ए. नीति आयोग, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. विकास अध्ययन केंद्र, डी. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्ययन के आधार पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास, प्रदर्शन और प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उमंग एप्लीकेशन विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार संगठनों की आवश्यक सेवाओं तक कई भाषाओं में पहुंच प्रदान करता है। 2. संस्कृति मंत्रालय की डिजिटल इंडिया भाषानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। 3. केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत एआई मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उमंग भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो एक एकीकृत, सुरक्षित और मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, अतः कथन एक सही है। इसे कई भाषाओं और प्लेटफॉर्मों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक मजबूत बैकएंड सिस्टम के माध्यम से निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। डिजिटल इंडिया भाषिणी भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भाषाई बाधाओं को दूर करना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भाषिणी प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिसे उन्हें सार्वजनिक डोमेन में एमएसएमई, स्टार्टअप और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषिणी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक अभिन्न अंग है,
जो विभिन्न भाषाओं में डिजिटल संचार में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाता है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में इंडिया एआई मिशन के लिए 2000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में एआई संचालित समाधानों के विकास के माध्यम से देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। 2. इससे व्यापक समानांतर प्रसंस्करण पर आधारित सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं। 3. यह भारत में एआई चिप्स के लिए भारत के चिप डिजाइन प्रयास का नेतृत्व करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम सुमेलित है? ए. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी. उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, सी. इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, डी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र या CDAC यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इससे व्यापक समानांतर प्रसंस्करण पर आधारित सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चिप को शुरू से लेकर अंत तक डिजाइन करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के साथ साझेदारी की है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। 2. यह भारत में कहीं भी पहचान, नागरिकता और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। 3. विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया 12 अंकों का व्यक्तिगत पहचान संख्या है। अतः कथन 1 सही है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है। भारत सरकार ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि आधार नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। देश में लगातार 6 महीने से अधिक समय तक रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते वह सूचीबद्ध 18 पहचान पत्रों में से एक और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे। विदेशी नागरिक यदि 6 महीने से भारत में रह रहे हैं तो वह आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरोजोन शब्द जो प्रायः समाचारों में देखा जाता है का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. साझा सरकार वाला यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक संघ। बी. यूरोपीय देशों का एक समूह जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। सी. यूरोपीय देशों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसमें कोई आर्थिक नीति नहीं है। डी. एक ऐसा क्षेत्र जहां यूरोपीय देश व्यापार के लिए अलग अलग मुद्राएं अपनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोजोन यूरोपीय संघ के देशों के एक समूह को संदर्भित करता है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। यह मौद्रिक संघ 27 EU सदस्य देशों में से 20 से बना है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, मूल्य स्थिरता और आसान व्यापार को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चलनिधि कवरेज अनुपात या LCR वह अनुपात है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के अनुपात को मापता है। 2. 18.00% का सांविधिक चलनिधि अनुपात जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक को नकदी, सोना या प्रतिभूतियों जैसी तरल या चल परिसंपत्तियों के रूप में धारित करना होता है। 3. आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि रखनी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चलनिधि कवरेज अनुपात एक अनुपात है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा धारण की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के अनुपात को मापता है। अतः कथन 1 सही है। 18.00% का सांविधिक चलनिधि अनुपात जमा राशि का आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नकदी, सोना या प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों में धारित करना होता है। अतः कथन 2 सही है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित निधि के रूप में एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि रखनी होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र एवं उत्तर व पूर्व में इसराइल के साथ इसकी सीमा लगती है। 2, यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है जहां 2 मिलियन से अधिक निवासी एक छोटे से क्षेत्र में निवास करते हैं। 3, ओपन एयर प्रिजन पद का प्रयोग शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा इसकी स्थिति को दर्शाने हेतु व्यापक रूप से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित होता है? ए, गाजा पट्टी, बी, पश्चिमी तट, सी, साइप्रस, डी, लेबनान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गाजा पट्टी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गाजा पट्टी पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है जो दक्षिण पश्चिम में मिस्र और उत्तर एवं पूर्व में इसराइल के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है जहां 2 मिलियन से अधिक निवासी एक छोटे से क्षेत्र में निवास करते हैं। गाजा की स्थितियों को अभिलक्षित करने के लिए शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा ओपन एयर प्रिजन पद का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह उत्तरी भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। 2, इसका स्रोत निम्न हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूंछ पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर यमुनोत्री हिमनद में है। 3, चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यमुना नदी उत्तरी भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, अतः कथन 1 सही है। यह यमुना गंगा मैदान का एक अभिन्न हिस्सा है जो विश्व के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदानों में से एक है। इसका स्रोत निम्न हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूंछ शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर में है, अतः कथन 2 सही है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम पर गंगा में मिल जाती है। लखवार व्यासी बांध उत्तराखंड, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा आदि महत्वपूर्ण बांध है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का रत्न कहा था। 2, इसके निवासी इसे कांगलेई पाक या सनलेई पाक स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। 3, यह उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम तथा पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपरोक्त विवरण से सही सुमेलित है? ए, मणिपुर, बी, जम्मू कश्मीर, सी, सिक्किम, डी, मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।